नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं, वक्त हो चला है न्यूज 18 प्राइम का। और आज देश दुनिया में क्या कुछ घटा, महत्वपूर्ण खबरों के साथ ही प्रदेश में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटा है उस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत जोशीमठ से, जहां पर भू धंसाव के चलते अब तक 723 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और इन घरों में लाल क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और आशियाने टूटने का दर्द लोगों में साफ दिख रहा है। वहीं सड़कों पर भी दरारें लगातार आती जा रही हैं और सड़कें फट चुकी हैं, घरों में दरार है, होटल में दरार है। ये पूरा इलाका खाली करवाया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अलग अलग तस्वीरें हैं। लोगों को इस बात का दर्द है कि जहां पर वे बड़े हुए, जहां पर जिन मकानों में इतने सालों तक रहे हैं, उनको अब उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। कहीं सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाया जा रहा है। सड़कें फट गई हैं और ये पूरा का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। तो यहाँ पर न सिर्फ घरों में बल्कि होटल्स में भी लगातार दरारें हैं और लोगों के चेहरे पर एक दर्द विस्थापन का वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा पूरी स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो जोशीमठ के इलाके में सड़कें और घरों में लगातार दरारें आती जा रही है। भू वैज्ञानिक भी सर्वे करके ये पता लगा रहे हैं कि उनकी राय के मुताबिक स्लाइडिंग जोन में होने वाले पत्थर कमजोर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5000 फीट तक की ऊंचाई के जितने भी इलाके हैं, वहां बेतहाशा और बिना प्लानिंग के हो रहे कंस्ट्रक्शन एक बड़ी आपदा की ओर जा रहे हैं। ये कहना है जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे सीनियर भूगर्भ वैज्ञानिकों का। जोशीमठ में भू धंसाव की आखिर वजह क्या है, इस पर लगातार स्टडी चल रही है। और इसी कड़ी में जब वाडिया के पूर्व साइंटिस्ट जोशीमठ पहुंचे तो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल के हिसाब से ठीक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ अब जरूरत है कि सर्वे तेजी से हो और स्लाइडिंग जोन एरिया को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई हो। हमें लग रहा है स्लोप मूव हो रहा है। अगर स्लोप मूव हो रहा है तो उसके ऊपर बसे हुए सारे मकान भी धीमे धीमे मूव हो रहे हैं। तो मेजर यही है कि जहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है वहाँ से लोगों को हटाया जाए। तो खैर तो सरकार कर ही रही है, सरकार का काम है। परंतु मेरा कहना यह है कि इसको बचाने के लिए हमें इसका लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन, सेस्मिक हैजर्ड जोनेशन, 2 हैजर्ड जोनेशन करवाएं। वहीं जोशीमठ की तरह गुप्तकाशी, मलारी और उत्तरकाशी में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि इन जगह पर भी तेजी से निर्माण काम हुए हैं और यहाँ भी जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कोई चेकिंग हो रही है या नहीं, ये कोई देख ही नहीं रहा। हिमालय के जो 5000 फीट से ऊपर बसे हुए हैं वो सब लूज मटेरियल में बसे हुए हैं, चाहे वो गुप्तेश्वर है, चाहे वो आपका गुप्तकाशी है, आपका उत्तरकाशी है, जोशीमठ है, आगे मलारी वाला एरिया बहुत बड़ा। तो उससे क्या है कि ये पूरा मास है ये ना जोशीमठ, इसके पूरा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो रखा है। वैसे पहाड़ में निर्माण कार्यों का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और अब साइंटिस्ट के इन कमेंट्स को भी गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि बड़ी आपदा जोशीमठ के अलावा दूसरी जगह भी आ सकती है। पहाड़ों में जिस तरह से बेतहाशा निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को भी अब गंभीर होना पड़ेगा कि पहाड़ में विकास कार्य तो हो, लेकिन उससे पहाड़ को कोई ठेस न पहुंचे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। तो वहीं जोशीमठ में सड़कें और घरों में लगातार दरारें आती जा रही है। भू वैज्ञानिक भी सर्वे करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी राय के मुताबिक स्लाइडिंग जोन में होने वाले पत्थर कमजोर हो गए हैं और इसी वजह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और लोगों से भी उन्होंने बात की है। साल हमारे यहाँ आपदा आती है, आपदाग्रस्त हम लोग रहते हैं और आपदाओं का सामना हमारा होता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा समझता हूं कि जहां हम पुनर्वास के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ के लिए चिंता व्यक्त करी है, वह भी अपडेट सारे ले रहे हैं। पल पल की जानकारी उनके कार्यालय को दी जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी
यहाँ के लिए पूरी चिंता व्यक्त करी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिंता करी है और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ अभी तात्कालिक रूप से और कुछ हमारा दीर्घकालिक रूप से यहाँ के लिए सारी प्लान तैयार कर रहे हैं और एनडीएमए की टीम यहाँ के सारी जो क्षति हुई है या किस कारण से हुई है उसका आकलन कर रहे हैं। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को दिए गए एक साक्षात्कार में भागवत ने कहा कि सीधी सी बात है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। तो मोहन भागवत के इस बयान को लेकर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप इस्लाम से लोगों को डरा रहे हैं। भारत में मुसलमान सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहा है। तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशनल डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात है, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। बक्सर में जमीन मुआवजे को लेकर बवाल थम नहीं रहा है और चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। बुधवार को भी ग्रामीणों की ओर से हंगामा किया गया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जानी है और इसके लिए किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीण किसान आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को जला दिया और यहां पर इन किसानों ने कल भी चौसा पावर प्लांट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया था। पुलिस की कार्यशैली से यहां किसानों में ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं जिले के एसपी ने जल्द हालात सामान्य होने का दावा किया है। हम जो है वहां से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए। वहां से देख रहे थे, 1-2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए। चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। हमको भी मार दिया, सब पीठ पे यहाँ पे घाव लगा है। मेरे भाई को भी एक हाथ पे घाव लगा है। उधर तिवारी जी के घर में भी घुस के सब मारपीट किए हैं सब। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। बक्सर मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें पूरे मामले के बारे में नहीं पता है। एक बार देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। बक्सर में किसानों के घरों में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए तानाशाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए तो ऐसा काम करिए। आप देखा नहीं, कुछ दिन पहले बच्चा सब अपना डिमांड लेकर जब
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उस पर भी लाठी हुआ, कितना पिटाई लगा। अब किसान को पीट रहा है। अरे उससे बात करिए, उसका सोल्यूशन करिए। एजुकेटेड है, अब मारिएगा, तानाशाह हो जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बुधवार को फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू को आमंत्रित भी किया। नेतन्याहू जल्द ही भारत के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी है, देशवासियों की तरफ से भी, और साथ ही उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अपने अच्छे दोस्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके अच्छा लगा। उन्हें उनकी प्रभावशाली चुनावी जीत और रिकॉर्ड छठी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। खुशी है कि हमारे पास भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को एक साथ बढ़ाने का एक और मौका होगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। तो वहीं टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मौत के मुख्य आरोपी शुजान खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुजान की जमानत पर अब 13 जनवरी को फैसला आएगा। एक्ट्रेस के सुसाइड केस में शुजान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, इस पर फैसला आना है। तनिषा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और तरुण शर्मा ने कोर्ट में कहा कि जिन दवाइयों को तनिषा शर्मा को देने का मुद्दा शुजान के वकील ने उठाया, वो दवाइयां तनिषा लेती थी, वो जयपुर के एक डॉक्टर से फोन पर बातचीत के आधार पर दी गई और उस डॉक्टर से शुजान की मां ने ही संपर्क करवाया था। इन दवाइयों को खाने के बाद एक्ट्रेस ने कोई आत्महत्या या खुदकुशी या किसी प्रकार से खुद को चोट पहुंचाने वाली हरकत नहीं की थी। जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी, तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने खत्म कर दिया है। उसमें हमने जजमेंट भी, सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए। हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज कॉल्ड लास्ट सीन थियरी। लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें सेजान के अलावा और कोई नहीं था। कोर्ट में जो भी दलीलें रखी गई, जनरली यहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उनके वकील ने जो मैंने कोर्ट में डे बिफोर येस्टरडे आर्ग्यूमेंट किया था, ना तो कोई उसका ठोस काउंटर दे पाए हैं। उल्टा जो अभी इतने दिन से कह रहे थे कि शीजान मोहम्मद से 15 मिनट में क्या बातचीत थी जिस वजह से स्टेप लिया, आज आप सभी लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में वो मुझसे बात नहीं किया है। 2 से 2:45 के बीच में मैं निकल गया हूँ, उसके बाद किसी और से बात किया और लास्ट में 3 बजे अपनी माँ से बात की है वो। तो ये तथ्य तो आज पहली बार कोर्ट के सामने भी आए और आप सभी के सामने भी आए और हमारे सामने भी आए हैं। लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट ले ली है। यहां पर सुबह से ही रुक रुक करके बर्फबारी का दौर चला। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ये तस्वीरें हैं, लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरा का पूरा इलाका सफेद चादर में ढका हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो वहीं मनाली के साथ लगते छाकी गांव में एक लकड़ी के मकान में अचानक से आग लगी और आग लगने से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जिस पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की खबर यहां से नहीं है। हिमाचल के मनाली की यह तस्वीर है, जहां पर अचानक से आग लगी लकड़ी के मकान में। हालांकि इसे बाद में बुझा लिया गया। उधर अमेरिका में बुधवार को नोटाम सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 3,578 फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं और 450 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। ये मामला आखिरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले पर व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक की गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से इसे लेकर के रिपोर्ट मांगी है। और अब बात फिल्म की। एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR यानी कि RRR को अमेरिका में चल रहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उपलब्धि हासिल हुई है। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है। RRR ऑस्कर की रेस में भी शामिल है और यहां पर भी फिल्म बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है।
आपको बता दें कि RRR के अलावा चेल्लो शो बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की गई हैं। अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रही 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजामौली अपने स्टार्स रामचरण तेज और जूनियर NTR के साथ पहुंचे। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने RRR की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक करार दिया। म्यूजिक कंपोजर MM कीरावाणी ने यह अवार्ड लिया। राजामौली और कलाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए वे बेहद भावुक हो गए। इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है कि हमारे नाटू को ओरिजिनल कंपोजिशन के लिए अवार्ड मिला है। बहुत बहुत मुबारक। तो वहीं 24 के सियासी दंगल की तैयारी अब शुरू हो गई है। कौरव पांडव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में वार पलटवार शुरू हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपका इंतजार कर रही है। पांडवों को घर से क्यों निकाला? एक मूर्खतापूर्ण बयान। 24 के सियासी दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। कौरव पांडव वाला दांव भी चल दिया है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। पता नहीं बाबा हमारा कौन सी महाभारत पढ़े आया है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई बताओ इसको कि ठंड आ गई है। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है। सन्यासी और पुजारी के बीच बंटवारे की लकीर भी खींच दी गई है। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। लेकिन सवाल है कि मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अकेले किसी भी विपक्षी दल में बीजेपी का सामना करने की ताकत फिलहाल नहीं दिख रही। और शरद पवार कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं। तो सवाल है कि क्या राहुल विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं? पेंच इसी सवाल पर भी फंसा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। 24 के सियासी गणित पर ओवैसी का विचार भी सामने आया है। मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सियासी गेम और चल रहा है। केसीआर ने विपक्ष को एक मंच पर लाने का दांव चल दिया है। 18 जनवरी को खम्मम में वो एक बड़ी रैली कर रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी को इसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है, जबकि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेताओं के रैली में जाने की चर्चा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 2024 की मोर्चाबंदी कर पाएगा? इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस।